Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? तो यार हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के ऑलरेडी 4 या 5 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं ऑलराइट, और बहुत अच्छा गया वो दिन हम लोग का। लेकिन जो जीपी अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो आपकी क्लास 10th में था नहीं, तो आपके लिए वो थोड़ा सा नया है। तो इसमें कुछ चीजें आपको नए मिलेंगे, नए। तो उसमें क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा अपना दिमाग लगा करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें आपने पहले पढ़ा हुआ नहीं है। एपी क्यों इजी लगता है? क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ना, लेकिन जीपी तो नहीं पढ़ा हुआ ना, तो इसीलिए जीपी में थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा। एनीवे, लास्ट लेक्चर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक तो बता ही दिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, बट कोई नहीं, फिर से बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एपी कोई भी सीक्वेंस कब हुआ करता था, कोई भी सीक्वेंस एपी तो तभी हुआ करता था ना जब उसका डिफरेंस कॉमन होता था। डिफरेंस मींस a2 माइनस a1, ऑलराइट, वो किसके बराबर होता था? a3 माइनस a2 के। तब तो जाकर के आप क्या कहते थे कि चलो भाई ठीक है, तब तो ये एपी में होगा, ऑलराइट। अच्छा, तो एक बात सुनो, आप किसमें से किसको माइनस कर रहे हो? आप ये ध्यान दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हो, मतलब पहले उधर जा रहे हो फिर इसको माइनस कर रहे हो ना। देखो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये सब लोग, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम वो डिफरेंस ले रहे हैं। तो ये तो एपी का केस हो गया ना, तो मैं यहाँ पे एपी का बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अगर मैं बात करूँ, आपके सामने दिया हो a1 a2 a3 और आपके सामने दे दिया गया a4, ऑलराइट। तो अगर मैं बोलूँ एक काम करो, मान लो कि ये जीपी में है, मान लो कि ये जीपी में है, तो मैंने आपको इतना बता दिया था कि ये एपी में है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है? कैसे आप बता पाओगे कि वो एपी में है? तो इसके लिए हमें पता है कि इसका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए उसका रेशियो कॉमन होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? तो इसमें आप क्या करो, a1 by a2 मत लिखना, a2 by a1 लिखना, ऑलराइट, क्योंकि पहले हम लोग इधर जाते हैं फिर यहाँ। तो a2 by a1 इज इक्वल्स टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू a4 अपॉन a3। इस केस में होता क्या है ना कि यहाँ पे रेशियो बराबर होते हैं, ऑलराइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस नहीं देखना होता, यहाँ पे हमें रेशियो को कॉमन देखना होता है। अगर कोई सीक्वेंस है, अगर उसका रेशियो कॉमन है, तो आप उसको बोलोगे कि हाँ यार चलो ठीक है, वो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा ठीक है सर, तो अगर आपको इतनी बातें क्लियर है तब तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हमेशा होगा, अगर कहीं पे रेशियो आपको बराबर दिख रहा है तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ऑलराइट। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा अब इसको इरेज करता हूँ। ये तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दें कि क्या सिग्निफिकेंट है कि कब कोई सीक्वेंस एपी में बन जाए, कब कोई सीक्वेंस जीपी में बन जाए। क्या आपको ये सिग्निफिकेंट पता चला? ओके, अच्छा ठीक है। अब क्या करोगे आप, ध्यान दो, अगर मैं सीक्वेंस ये लिखूं a आर स्क्वायर a आर क्यूब, ऑलराइट, और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो इतना बड़ा सा मैंने लिख दिया कि क्या ये जीपी में है क्या, तो अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, आप एक काम करो, इसका रेशियो ले लो और इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो। अगर रेशियो सेम आ रहा है तो हाँ सर जीपी में है, ऑलराइट। अच्छा तो ठीक है, रेशियो लेके देखते हैं, ए आर अपॉन ए, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। अभी मैं इक्वल टू का साइन ले लूंगा, मुझे नहीं पता कि इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करो, ए से ये कैंसिल, ए से ये कैंसिल और आर से एक आर कैंसिल, ए से ये कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो यहाँ बच रहा है आर, और यहाँ पे भी बच रहा है आर, यहाँ पे भी बच रहा है आर। तो ध्यान दो यार, ये तो सबके सब आपस में इक्वल आ गए, मतलब क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ और ये तो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, ऑलराइट। तो यानी मैं कह सकता हूँ चलो ठीक है, ये तो जीपी में है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, तो देखो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं जनरल टर्म फ्रॉम एंड एंड जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जो कि हमने एपी में भी देखा था, ऑलराइट। तो एक काम करो, इसे आप अपने बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा सा नोट कर लो, ऑलराइट, ओके। अब थोड़ा बात करते हैं इसका जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, नोट करो।
जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा? अच्छा ठीक है, अभी लिख लो जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ऑलराइट, मैं क्या बोल रहा हूं? जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा ये होगा कैसे जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग वाला? और जैसे कि जब हमने एक काम करो, आप इसे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा जब आप इसको एपी से को रिलेट करके पढ़ोगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में या फिर एपी में हमने कैसे पढ़ा था जनरल टर्म? हमने जनरल टर्म एपी का देखा था क्या कि चलो ठीक है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होता है, यस और नो? यस। बट ये तो एपी का केस था ना, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्या था? a प्लस आर माइनस 1, a प्लस एन माइनस 1 था ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आया कैसे था? तो यहाँ ध्यान दो, जब हम लोग एपी का सीक्वेंस लिखते हैं तो a प्लस डी आता था, a प्लस 2d आता था, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट। फिर मैंने क्या देखा इसमें, एक चीज मैंने एज्यूम किया इसमें। अच्छा ठीक है, ये आया कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान दो, हमने फिर आपको बताया था a प्लस, यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू डी भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकता हूँ। फिर मैं आपको बताया था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकता हूँ। तो अब एक बात ध्यान दो कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में से 1 को माइनस किया जा रहा है, और सेकंड टर्म में से 1 को माइनस किया जा रहा है, थर्ड टर्म में से 1 माइनस किया जा रहा है। यानी अब जिस भी टर्म पर जाओगे उससे एक कम कर दोगे तो वो डी का कोएफिशिएंट होगा। जैसे कि अगर आप ध्यान देखोगे तो 1 2 3 ये थर्ड टर्म है, यस और नो? यस। तो डी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2 है, मतलब 3 से एक कम। कोएफिशिएंट कितना होगा? उस टर्म से एक कम। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। तो अब मैंने आपसे बोला था, अच्छा एक बात बता, जब आपने ये एज्यूम कर लिया है कि चलो ठीक है, अगर टर्म जो है 3 है तो डी का कोएफिशिएंट कितना होगा? उससे एक कम होगा, यस और नो? यस। और ए हम देख रहे हैं हर जगह कॉमन है, तो अगर लास्ट टर्म, अगर मैं nth टर्म की बात करूं, nth टर्म, तो ए तो पक्के से आएगा, ए तो पक्के से आएगा। प्लस जब हम लोग यहाँ बात करें थर्ड टर्म की, तो डी का कोएफिशिएंट कितना आ रहा था? 2, यानी एक कम। तो जब मैं n टर्म की बात कर रहा हूँ, nth टर्म की, तो यहाँ डी का कोएफिशिएंट कितना आएगा? n-1 आएगा क्या? तो ध्यान से देखो, ये nth टर्म था और यही तो इसका जनरल टर्म भी तो था बिगिनिंग से। यानी जनरल टर्म का मतलब कुछ नहीं, जनरल टर्म का मतलब कुछ नहीं, आपको उसका लास्ट टर्म ही लिख देना है, वही जनरल टर्म है। तो चलो ठीक है, कोरिलेट किया, तो अब जीपी के लिए तो करना है ना ये काम। तो एक काम करो, जीपी के लिए कितना भी मशक्कत करके आप लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करो। कैसे निकाल पाओगे? लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करो। अब जैसे इसमें जो सीक्वेंस होता था, हम लोग को पता है ए होता था, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इसका जो सीक्वेंस अभी तो मैंने आपको दिखाया, ए होता है, ए आर होता है, और आपका होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो इसमें थोड़ा सा गौर करने की बात है। अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो वहां पे क्या होगा? तो nth टर्म तो तब लिख पाओगे जब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे। तो एनालाइज तो करो जरा। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, अच्छा आपको थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसकी पावर मैं 0 लिख दूं तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 आती है, पता है कि नहीं आप लोग को? और अगर मान लो 1 माइनस एक्स टू द पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 आती है। कुछ भी लिखा हो अगर उसके पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ऑलराइट, तो अब ध्यान दो, मैं उसी का थोड़ा सा यूज करूंगा। ए इंटू आर में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस 1, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? थोड़ा ध्यान दो, a इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1, ये क्या होगा? 0। तो समथिंग टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? a आएगा, तो वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करो, a r ऑफ 2 माइनस 1, फिर आप क्या ऑब्जर्व करो, a r ऑफ 3 माइनस 1, फिर a r 4 माइनस 1। क्लियर है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे कि कितने को कितना में से माइनस करना, ये थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, बट कोई नहीं। यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म का मतलब यही तो आप लिखते हो फर्स्ट, तो इस 1 में से आप 1 माइनस करोगे। सेकंड टर्म ये है तो 2 में से 1 माइनस करोगे। थर्ड टर्म ये है
तो 3 में से 1 माइनस करोगे। अगर इतनी बात थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहा है तो ये समझो, जब फर्स्ट टर्म आ रहा है तो r की पावर में कितना रह रहा है 0। अगर सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं तो r की पावर कितना रह रहा है 1। अगर थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं तो r की पावर कितना रह रहा है 2। यानी आप जितने भी टर्म की बात कर रहे हो उससे एक कम r का पावर रह रहा है। अगर आप फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो तो r की पावर कितना है 3। तो यानी मैं अगर nth टर्म की बात करूंगा तो a तो हर में कॉमन है तो a यहां पे भी होगा। लेकिन मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं इसीलिए n से एक कम r का पावर होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली n-1 नहीं लिख सकता क्या? थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बट कोई नहीं, थोड़ा सा सोचो तो आप क्लास 11th में आ चुके हो आप, अब आप बच्चे नहीं रहे हो। ऑलराइट, क्लास 10th तक जो भी शरारतें मस्तियाँ थी वो थी यार। अगर आप यहाँ पे मस्ती करोगे तो फिर क्लास 12th में आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं मैं तो r की वैल्यू 0 आ रही है, जब सेकंड टर्म लिख रहा हूं तो r की वैल्यू 1 आ रही है। तब जितने टर्म पे आप जा रहे हो r की वैल्यू उस टर्म से एक कम है। जब मैं nth टर्म पे जाऊंगा तो r की पावर उस nth टर्म से एक कम होगा, तो a into r to the power n-1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आपका जनरल टर्म का सीक्वेंस हो गया। तो अगर मैं बात करूं इसका जनरल टर्म क्या मैं लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं a into r to the power n-1। ये तुम्हारा है जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, नोट कर लो इसे। क्लियर हुआ? हम लोग बिल्कुल एपी की तरह इसको कोरिलेट करके किए हैं। तो ये तो हो गया जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ना। अभी तो उस केस में हमने क्या बात की थी, जनरल टर्म फ्रॉम एंड भी बात किया था, तो इसमें भी करेंगे। अब थोड़ा सा इसे इरेज करता हूं, एक काम करो नोट कर लो इसे जल्दी। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। बट अभी इसको साइड में मैं थोड़ा सा लिख दूंगा क्योंकि अभी इसी का मुझे काम आएगा। ऑलराइट, अभी तक तो हमने बिगिनिंग से बात कर लिया, अब मैं बात करूंगा आपके सामने एंड से। अगर मैं बात करूं जनरल टर्म फ्रॉम एंड, तो इसको भी थोड़ा एपी से कोरिलेट करो। पहले लिख देता हूं जो मैंने रिजल्ट निकाला था जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो क्या आया था an is equals to a into r to the power n-1। ये तो आया था हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट। ऑलराइट, तो एक बात बताओ, अगर आप जब एपी में जाते हो तो मुझे पता है an की वैल्यू a plus n-1 into d होता है, यस और नो? यस, लेकिन ये तो जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग था ना फॉर एपी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा था जनरल टर्म फ्रॉम एंड इन केस ऑफ एपी, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोल रहे थे कि सर जैसे कि आप कह रहे हो a प्लस डी, फिर आप क्या कह रहे हो कॉमा करके, फिर a प्लस 2d, और हमें पता है सर कि लास्ट टर्म तक जब आप जाओगे तो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ 2d है तो यहाँ d है, मतलब एक d कम हो गया, तो यहाँ पे भी एक d कम कर दो, तो a प्लस n-2 इंटू डी। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, तो जब मुझे बिगिनिंग से देखना है, जब मुझे बिगिनिंग से निकालना था जनरल टर्म, तब तो मैं यहां से देखता हूं कि चलो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। ऑलराइट, लेकिन जब मुझे फ्रॉम एंड से निकालना होता है तो मैं उधर से नहीं, तब मैं यहाँ पे आंख लगाऊंगा और मैं यहां से देखूंगा। अच्छा, तब फर्स्ट टर्म आपका ये बन जाता है, सेकंड टर्म ये बन जाता है। क्या याद है क्या? तो मैंने इसमें क्या बेसिक चेंजेस किए थे? मैंने इसमें बेसिक चेंज ये किया था कि a की जगह मैंने l लगा दिया था। क्यों? क्योंकि इधर से तो वो l है ना, भले ही आप उधर से जब देख रहे हो तो इधर से आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है ना, यस और नो? रियलिटी तो ये है ना, लास्ट टर्म है ना वो। ऑलराइट, और मुझे यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा था कि अगर डिफरेंस इधर से पॉजिटिव मिल रहा है, हम लोग जब जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से जा रहा है, तो जब इधर से जाओगे तो जनरल टर्म फ्रॉम एंड से जब आप देखोगे तो डी की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव मिलती थी, तो हम लोग यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस कर देते थे, याद है क्या? तो यानी इस ए में तो चेंज होता ही था, डी की जगह हमारा माइनस डी आ जाता था। ये सब का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में कर चुका, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे ये समझाना है आप लोग को। क्लियर है? तो एक काम करता हूँ, अभी आप इसको थोड़ा सा समझ चुके होंगे। देखो मैं इसी में थोड़ा सा बेसिक चेंज करके मैंने आपको जनरल टर्म फ्रॉम एंड भी बता दिया था। ऐसा ही कुछ मैं जीपी के साथ भी करूंगा, इसमें मैंने आपको जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बता दिया।
और इसी में मैं आपको जनरल टर्म फ्रॉम एंड भी बता दूंगा, बस कुछ बेसिक सा चेंजेस करके। ऑलराइट, अच्छा ठीक है। तो पहले उसके लिए आप जनरल इक्वेशन, जनरल सीक्वेंस लिख लो, ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब क्या लिखोगे, ए आर एन माइनस वन। अच्छा ठीक है सर। तो जब तुम इधर से देख रहे थे तब ना यार, जब तुम इधर से देख रहे थे तब तुम्हारा रेशियो क्या आ रहा था, तब ना आर आ रहा था। लेकिन अगर आप उधर से नहीं इधर से देखना शुरू करते हो तो तुम क्या कहोगे, तो तुम्हारे लिए फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा ना। और मैं आपसे बात करूं इसके पहले वाला टर्म लिखने का, तो कैसे आप लिखोगे, तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लो, ए आर एन माइनस वन। तो इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है जब यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है आर की पावर, तो उसकी पावर में से एक घटा दो ना, क्या दिक्कत है, ए आर एन माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो अब आप इधर से देखना बंद करो, अब आप थोड़ा इधर से देखो। इधर से जब आप देखोगे तो आप क्या कहोगे कि अच्छा सर जब ये हमारे लिए, तब तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया, तो मुझे पता है रेशियो किस तरीके से लिया था, सेकंड अपॉन फर्स्ट ना। ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो आप लिखोगे ए आर एन माइनस टू अपॉन ए आर एन माइनस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा और ये आर जब ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, तो इस पूरे पे तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, आर एन माइनस टू, और जब ऊपर जाएगा तो इनटू में तो रहेगा ही, और आर ओवरऑल निगेटिव चार्ज आ जाता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है। ऑलराइट, और मुझे पता है जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर के पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो r की पावर क्या हो जाएगा, तो जब ऐड होंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ -2 है और वो +1 हो जाएगा, तो r टू दी पावर -1, इसका मतलब क्या है 1/r। तो जब हम इधर से देखते हैं तब रेशियो r आता है, लेकिन जब आप इधर से देखोगे तब रेशियो कितना आ रहा है 1/r। ध्यान से समझो, जब आप इधर से देखते हो तो रेशियो कितना आ रहा है r, जब आप उधर से देखोगे तो कितना आ रहा है रेशियो 1/r। ऑलराइट, अच्छा सर ठीक है। तो जब आप इधर से देखते हो फर्स्ट टर्म ये होता है, उधर से देखोगे तो फर्स्ट टर्म कौन होगा, ये। ऑलराइट, तो ठीक है, ये फर्स्ट टर्म इधर से ना होगा, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट तो अपने अकॉर्डिंग इधर से करते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग तो वो लास्ट टर्म है ना। ऑलराइट, तो इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लो जनरल टर्म फ्रॉम एंड लिखने के लिए। तो ए की जगह आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे, ए की जगह तुम एल लिख लो, और रेशियो, रेशियो इसका आर नहीं रह गया, क्या रह गया 1/r हो गया ना। तो ये हो गया जनरल टर्म फ्रॉम एंड। क्लियर है क्या? और एपी वाले में तो हमने यही चेंज किया था, ए की जगह एल कर दिया था, डी की जगह -d, यहाँ पे ए की जगह एल कर दिया है, आर की जगह 1/r। क्लियर है? अगर क्लियर है तो काम करो, जल्दी नोट करो, क्योंकि यार थ्योरी में पूरा टाइम नहीं खत्म करना है हमें। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर क्लियर है तो मैं जल्दी से इसे इरेज करता हूँ। अच्छा ठीक है, इतना तो सर समझ में आ गया। अब आप इसमें क्या है, कुछ और है क्या, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको एपी में बताया था कि इसे मान लो आपको कोई सीक्वेंस दे दिया और आपको पूछे ये बताओ कि क्या ये एपी में है। जैसे कि मैं आपको बोला था ना, एक चीज आपको दे दिया, जैसे कि कैसे, हाँ an दे दिया, और यहाँ पे आपको दे दिया n² + n + 1, और आपको पूछे कि क्या ये एपी में है, तो आप क्या करते थे, तो आप करते थे यार an - 1, यस और नो, यस। और इसकी वैल्यू अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाती थी तो वो सीक्वेंस एपी में होता था। लेकिन ये हम लोग एपी तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो इसमें आप an - 1 की बात नहीं करोगे। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था an - 1 क्या है, वो कॉमन डिफरेंस था ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस थोड़ी सिग्निफिकेंट है, कॉमन रेशियो सिग्निफिकेंट है। तो ठीक है, तो इस केस में आप इस तरीके का कुछ करते हो, an/an - 1। क्लियर? जैसे कि a1, a2, a3, तो आप इसमें रेशियो कैसे निकालते हो, इतना अपॉन इतना ना, a3/a2। तो वैसे ही कुछ इसको भी समझो, an/n में कम का रेशियो। ऑलराइट,
तो ये रेशियो आपको तब निकालना पड़ता है, और अगर ये n से इंडिपेंडेंट आ जाता है, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाता है तो देन सीक्वेंस आर इन एपी, सॉरी आर इन जीपी, सीक्वेंस आर इन जीपी। क्लियर है क्या? नोट करो इसे जल्दी। इसमें रेशियो लेते हो, उसमें आप कॉमन डिफरेंस लेते थे। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तो केवल केवल क्वेश्चन ही मेरे पास आप लोग के लिए। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। हाँ चलो ऐसे ही होगा। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन है पहले वो देखा जाए कि पहले आपका होमवर्क तो कुछ दिया ही नहीं था सर। कोई बात नहीं, अभी करो क्वेश्चन, नोट करो क्वेश्चन। Tn is equals to 2 की पावर n minus 1 अपॉन 2 की पावर 2n अपॉन 3। ये आपको पूछ रहा है कि क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है या नहीं है, जीपी में है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे यार, आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है Tn अपॉन Tn माइनस 1। ठीक है, Tn पता है, Tn माइनस 1 निकालना जानते हो, जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करोगे, n माइनस 1 पुट करोगे। ऑलराइट, अच्छा ठीक है। तो एक बात बता दूं आपको, an मैं कई जगह रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन an को आप tn से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, ये सब बताने का वैसे तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन आप सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं यहाँ पे। तो पहले तो मेरा काम होना चाहिए कि यार tn माइनस 1 मेरा कहीं से भी आ जाए, तो ठीक है निकालने की कोशिश करता हूं मैं। तो कैसे करूंगा, 2 इंटू एन माइनस वन अपॉन 3, उसके बाद क्या आएगा 2 की पावर 2n माइनस 2 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 3। तो यहाँ देखो tn माइनस 1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, अच्छा ठीक है सर कर लिया, तो अब क्या करोगे, तो अब ध्यान दो, अब तो क्या करना, अब तो रेशियो लेके देखना है कि वो एपी में है, सॉरी जीपी में है या फिर नहीं है। तो tn आपको पता ही है, तो 2 की पावर n 2n माइनस 1 अपॉन 3 और उसकी पावर में क्या है अपॉन tn माइनस 1, 2 की पावर 2n माइनस 3 अपॉन 3। तो यहाँ से 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ध्यान दो इस चीज को। अब क्या होगा वो समझो, ये चीज यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा क्या 2 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 3, 2 की पावर 2n माइनस 3। अब आप इसको करोगे कैसे, तो ध्यान दो, इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे आप ब्रेक करोगे इसे आप ब्रेक करके लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर माइनस 3। क्लियर है क्या? अब एक काम करो, ये देखो ये कॉमन दिख रहा है, इससे ये कैंसिल कर दो। मैं ये मान के चलो कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो आती है यार, ब्रेक करना आता है ना। ऑलराइट, तो वो माइनस में लिखा हुआ है, तो एक काम करो उसको थोड़ा सा सही करो, बहुत ही गड़बड़ टाइप का वो दिख रहा है। तो एक काम करो, आप उसको थोड़ा सा सही जब करोगे तो ऊपर लिखा है 1/2 और नीचे लिखा है 1/2 का होल क्यूबिक, तो अब ये यहाँ पे जाएगा। ऑलराइट, पता है ना ये बेसिक नॉलेज, तो ये हो जाएगा 8/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो ये n से इंडिपेंडेंट आ रहा है। n से इंडिपेंडेंट आने का मतलब क्या होता है कि वो सीक्वेंस या फिर वो टर्म जो आपको दिया हुआ है वो जीपी से बिलोंग करता है, वो जीपी है। ऑलराइट, कैसे किया कैलकुलेशन में, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आई होप सो। बहुत इजी कैलकुलेशन था और यहाँ पे थोड़ा सा समझना था। ऑलराइट, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, आप समझ गए हो। अब थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा लाया था, तो वैसे थ्योरी में ज्यादा टाइम लग गया, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ जाए फिर तो हम टाइम देने के तैयार हैं। ऑलराइट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन जो ये है उसमें क्या कह रहा हूं मैं, उसमें मैं आपसे कह रहा हूं द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। और क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज
90 फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को थोड़ा करने की आप कोशिश करो। तो कैसे करोगे, एक काम करो, पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या क्या कह रहा है पहले ये समझो। यहां बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। ऑलराइट, ये आपको गिवन है कि जो पहला जो टर्म है ना वो 1 है। अच्छा ठीक है। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। अच्छा, इस जीपी का जो थर्ड टर्म है और फिफ्थ टर्म है उसका समेशन की वैल्यू आपको 90 गिवन है और आपको फाइंड करना है क्या, कॉमन रेशियो। तो कैसे फाइंड किया जाए? तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू आपके सामने 1 तो पता चल गई। ऑलराइट, और यहां पे आपको पता है कि थर्ड टर्म a3 प्लस a5, थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, 90। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? थर्ड टर्म लिखने की आदत डालो। जैसे कि आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर क्यूब, ये फर्स्ट टर्म है जिसमें आर नहीं होता। सेकेंड टर्म है जिसमें आर, मैंने अभी तो बताया, जो टर्म आपको बोला जाए तो आर की पावर में उस टर्म से एक नंबर कम होता है। अगर थर्ड टर्म की बात कर रहे हो तो आर की पावर 3 से एक कम होगी, ए आर स्क्वायर होगा। ऑलराइट, तो ठीक है, एक कम कर लो आर की पावर, तो ए आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो। यहाँ पे जब फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हो तो ए तो आएगा ही और आर भी आएगा, लेकिन वो कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो आर की पावर उस फिफ्थ टर्म से एक कम होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। अच्छा ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू तो आपको पता है 1, तो 1 1। ऑलराइट, तो आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। और जहां तक मैं जानता हूं आपको इसको सॉल्व करने बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, नहीं आता तो आप देख लो। तो यहाँ पे क्या करो, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर आपने एक्स मान लिया तो ये तो हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो कितने टाइम्स में, हाँ 10 9 क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। और यहाँ पे जब x कॉमन आएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन आएगा और यहाँ पे x प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक तो 9 आएगी और एक क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 10। कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लेना। ऑलराइट, इससे गलत तो नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन, कोई नहीं। तो ठीक है, आप ध्यान दो, अब x किसके बराबर था, आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 9। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3। ठीक है, अब बात आती है कि आर स्क्वायर को मैं माइनस 10 के बराबर कर दूं, तो r इज इक्वल्स टू माइनस ओवर ऑफ 10। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसीलिए मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करूंगा, कंसीडर ही नहीं करूंगा वो आर स्क्वायर की वैल्यू। तो r की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस माइनस 3, और आपको यही बताना था रेशियो, तो फाइंड हो गया। तो कुछ होता नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको थर्ड टर्म पूछ रहा है तो r की पावर में क्या होगा, उस 3 से एक कम। फोर्थ टर्म पूछेगा तो 4 से एक कम r की पावर होगा। फिफ्थ टर्म पूछेगा तो r की पावर कितना होगा, 5 से एक कम। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे आप जल्दी से नोट करो, मैं इसे इरेज करके आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है? ऑलराइट, बहुत मजा आ रहा है लग रहा है, नहीं कोई नहीं, मजा आना चाहिए आप लोग को। तो अब बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की। वो क्या है वो सुनो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज मैं आप लोग को करा दूंगा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नोट करो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट कोई नहीं, कराते हैं। फाइंड 4 नंबर फॉर्म्स जीपी, फाइंड 4 नंबर, या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद करा देंगे, तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगा, टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स।
आई होप तो आपने इस चीज को एपी में भी पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, तो उसमें हमने बात की थी अगर 3 टर्म को सिलेक्ट करना है तो क्या तरीका होगा, 4 टर्म को सिलेक्ट करना है तो क्या तरीका होगा, 5 टर्म सिलेक्ट करना है तो क्या तरीका होगा। ऑलराइट, तो ठीक है, एक काम करो, अगर मैं आपको बोलूं 3 टर्म्स का सिलेक्शन मुझे करना है लेकिन वो टर्म किसमें होनी चाहिए, जीपी में होनी चाहिए। ऑलराइट, तो मैं कैसे करूंगा, तो वो ध्यान दो, तो वो टर्म आप ए आर और ए आर इनवर्स, इस इनवर्स का मतलब समझते हो ना, 1/r होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके, ये होगा 3 टर्म का सिलेक्शन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 4 टर्म का सिलेक्शन करके बताओ, 4 टर्म का सिलेक्शन कैसे करोगे, तो यहां लिख देना ए आर इनवर्स और यहां पे लिख देना ए आर, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ए आर क्यूब और यहां पे आ जाएगा ए आर -3। तो ये हो गया 3 टर्म का सिलेक्शन, 3, और ये 4 टर्म का सिलेक्शन। तो कैसे याद रखें वो सुनो, 3 टर्म जब आपको ऑड नंबर का सिलेक्शन करना होगा तो आप पहला तो याद रखो मिडिल टर्म तो ए होगा, उसके बाद आप क्या करना, आर इधर लगा देना और एक 1/r लगा देना, तब आर पे एक बार +1 लगा देना इधर, और इधर क्या करना, ए रहने देना और यहाँ पे -1, और यहाँ पे भी उसी तरीके का। एक काम करो, ये तो लर्न करने का तरीका है आपका, तो आप जिस तरीके से सेटिस्फाई हो इसको याद करने के लिए उस तरीके से याद करो। ऑलराइट, मेरा काम था आपको फॉर्मूला बताना, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन सारे के सारे बन सकते हैं हमसे। ऑलराइट, तो एक काम करता हूं, मैं ऐसे इरेज करता हूं क्योंकि क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना, नहीं करने हैं। ऑलराइट, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स भी हमने सीख लिया कि हाँ कैसे होगा। तो करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो नोट करो, पहले नोट करो मैं क्या बोल रहा हूं। फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग जीपी in which third term is greater than first term। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, is greater than first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18 तो ध्यान से पढ़ो, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। यहां आपको बोल रहा है फाइंड 4 नंबर जो क्या कर रहा है, जीपी बना रहा है, इन विच जिसमें थर्ड टर्म जो है ना, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, A3, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है, +9। ऑलराइट, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म जो है वो बड़ा है किससे, फोर्थ टर्म से, कितना, 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। तो ठीक है, उस पर भी कंडीशन आपको दिया हुआ है कि जो सेकंड टर्म यानी कि A2 है वो कितना है, वो फोर्थ टर्म से 18 बड़ा है। अच्छा, तो ये कंडीशन समझ में आया, जो मैंने 2 कंडीशन आपके सामने लिख दिया। मैं बोल रहा हूं कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है कि हाँ ऐसे ही कुछ होगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसमें आपको बोल रहा है फाइंड 4 नंबर जो जीपी फॉर्म कर रहा है। तो ये 2 कंडीशंस तो चलो ठीक है दी गई थी, तो अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे थर्ड टर्म बोल रहा है, तो इसका मतलब ये तो पक्के से पता है कि ए होगा ही, देन आर स्क्वायर होगा, और वहां पे A1 का मतलब क्या है, A है, +9 होगा। ऑलराइट, और यहाँ पे A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AR लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू A4 की जगह AR क्यूब लिख सकता हूँ, +18 लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या? अच्छा चलो ठीक है। अब एक काम करो, ये जो A है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लेके आओगे और A जब आप कॉमन ले लोगे तो r² - 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। क्लियर है क्या? और अब आप क्या करोगे, एक काम करो, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बना लो।
ये थोड़ा सा आपके काम आएगा। अब इस 18 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाओ और ये जो ए आर है उसको आप राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, क्योंकि ए और आर कॉमन आ जाएगा तो वो हमारे फायदे के लिए हो जाएगा। तो जब आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यूबिक माइनस ए ऑफ आर, जब ये 18 इधर जाएगा तो माइनस ऑफ 18 हो जाएगा। और यहाँ से एक काम करो, ए आर कॉमन ले लो, तो ए आर जब कॉमन लोगे तो ए तो यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे बच क्या जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 18। तो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। अच्छा ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब आप सोचोगे कि अब इसके बाद मैं करूं क्या, तो कुछ नहीं करना है, जितना आपने किया ना इतनी में आपका आंसर अभी दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है और यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। क्या डिफरेंस है, अगर यहाँ पे आर नहीं होता तो फिर वही चीज बन जाता। तो एक काम करो, इस आर को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे इंटू भी लिख दो, क्लियर है। और इस पूरे की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 9। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो माइनस 18 इज इक्वल टू इतने पूरी की वैल्यू कितनी है 9 इंटू आर। तो यहाँ से जब 9 से डिवाइड करो तो -2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर है क्या, कॉमन रेशियो आपके सामने आ चुका है। तो जब कॉमन रेशियो आ गया तो अब ए की वैल्यू तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन जब आप पुट करोगे तो माइनस आर का -2 का स्क्वायर कितना हो 4, तो 4 में से जब 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, तो 3 से जब आप 9 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3। क्लियर है क्या, लेकिन आपको ये थोड़ी बताना था, ये बताना था क्या तुम्हें, नहीं हमें तो बताना है वो 4 नंबर जो कि जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें इतनी बातें तो पता है कि जनरल सीक्वेंस होता क्या है जीपी का। जनरल सीक्वेंस क्या होता है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, और यही वो 4 टर्म है जो कि हम लोग से पूछा हुआ है। तो इन 4 टर्म को फाइंड करने के लिए हमें जरूरत किस चीज की है, पहली बात ए की जरूरत है और दूसरी बात आर की जरूरत है, और वो दोनों हम लोग के कंडीशन में है, हमने वो दोनों ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ऑलराइट, तो पहला टर्म आपकी जानकारी को बता दो, ए है तो पहला टर्म कितना हो जाएगा 3, दूसरा टर्म कितना है a इंटू आर, तो 3 इंटू -2 तो हो जाएगा -6, और जो थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। ऑलराइट, और फोर्थ टर्म क्या है a इंटू आर क्यूबिक, तो ये हो जाएगा -8, यह हो जाएगा -24। तो यही आपको फाइंड करना था। क्लियर है क्या, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें पुट कर दिया है। तो एक काम करो, इसे आप जल्दी से थोड़ा नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ बहुत ज्यादा इसमें टफ था नहीं, वैसे इतना लग रहा था ये, इसमें बस बोला था कि आपको 4 नंबर फाइंड करो जो कि जीपी में है, जो जीपी बना रहे हैं। तो इसमें ये कंडीशन दे दिया गया था कि थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से ज्यादा है, कितने टाइम्स नहीं, कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। और यहाँ पे बोल रहा है जो सेकंड टर्म है वो बड़ा है फोर्थ टर्म से, कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है 18 बड़ा है। क्लियर है क्या, तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। काम करो, इसे थोड़ा जल्दी से नोट करो, फिर हम थोड़ा अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑलराइट, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, आप एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे क्वेश्चन है वैसे, इससे खतरनाक क्वेश्चन तो अब आपके सामने आएगा, तो थोड़ा सा आप सीरियस में हो जाओ, नहीं तो फिर पता चलेगा गड़बड़ हो जाएगा। तो करा जाए, एनीवे करते हैं कि क्या क्वेश्चन है वो ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म if the first and nth term of a GP are A and B, if P is the product of first n terms, then prove that आपको प्रूफ क्या करना है वो सुनो। आपको प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ab टू द पावर होल n है। तो एक काम करो, इसे थोड़ा सा जल्दी से पढ़ो और इसे थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्या है, क्या रहा है,
ये बोल रहा है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। अच्छा, कोई जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, और nth टर्म क्या है, बी है। अच्छा ठीक है सर, मान लिया। तो एक काम करो, पहले इतना तक सॉल्व तो करो। मैथ्स में कोशिश किया करो जितना कंडीशन दिया जाए उसको पहले सॉल्व करो, नहीं तो एक ही बार पूरा कचरा बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बोल रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि कैसे लिखते हैं, ए को ही लिखते हैं। तो एक काम करो, ए को ऐसे ही रहने दो, और हमें पता बोल रहा है कि वो nth टर्म, तो nth टर्म को तो लिखना जानते हो ना, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, b दी गई है। तो एक काम करो, यहाँ पे b लिख लो। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसकी बात कैसे करोगे आप? यहाँ पे बोला जा रहा है, हाँ, यहाँ से आप थोड़ा सा एक काम कर लो, कुछ इसमें मेहनत कर लो, r की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। r टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b बाई ए हो जाएगा क्या? तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे आपके सामने अगर आर स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा होता तो आप करते क्या हो इसमें? आप इसमें करते क्या हो, मतलब करते क्या? आपको करना होता है कि भैया रूट 4 कर देते हैं, तो रूट 4 का मतलब समझते हो, 4 टू द पावर 1/2 कर देते हो ना। तो यानी इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, उसका रेसिप्रोकल लगा देता हूँ। अगर यहाँ पे r नहीं होता, r क्यूब होता और यहाँ पर 8 होता, तो आप क्या कहते? तो आप कहते कि यार अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करते, तो आप लगा देते 8 टू द पावर 1/3, मतलब इसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में चढ़ा देना। ऑलराइट, तो अब इसके लिए वही कुछ करोगे, तो r की वैल्यू अगर यहाँ निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल उस पूरे पे चढ़ा दो, तो b अपॉन a होल टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1। क्लियर है क्या? एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, ये थोड़ा सा हमारे काम आ सकता है। तो अब क्या कह रहा है, थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करो। इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अच्छा n टर्म्स तक का प्रोडक्ट वो बोल रहा है, तो पहला टर्म तो a है, दूसरा टर्म तो ar है, तीसरा टर्म तो ar स्क्वायर है, और ऐसे ही आगे चलते जाएगा, इंटू होते जाएगा, डॉट 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 a r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, p दिया हुआ है। तो ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है। तो करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हर टर्म में, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, हर टर्म में a आ ही रहा है, हर टर्म में a आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 इंटू a की पावर 1, ऐसे आप कितनी बार लिखोगे, a की पावर 1 n टाइम्स लिखोगे आप। तो n टाइम्स लिखोगे तो हमें इतनी बातें तो पता है कि अच्छा ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसा आप कितनी टाइम तक जा रहे हो, n टाइम तक जा रहे हो ना। तो अगर आपको उसका समेशन निकालना होता है तो n टर्म मुझे पता है कि यार a टू द पावर 1 ही है, मुझे पता है ये बात। तो अगर आप इसको डायरेक्टली an लिख सकते हो क्या? अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो मैं कैसे लिख दूंगा। मुझे इसका समेशन निकालना है, तो मैंने समेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये इसका जो पावर है वो AP में है, तो AP में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, यानी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू, मुझे पता है n/2 होता है इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, 1 है, तो यहाँ ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn की वैल्यू कितनी आ जा रही है, n आ जा रहा है ना। तो मैं डायरेक्टली ये जो लिखा हुआ a टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम, तो उसकी जगह मैं डायरेक्टली a टू द पावर n लिख सकता हूँ ना। यहाँ तो समझ गया, अगर डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ समझ लो। ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, ये जो फालतू है उसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो यहाँ पे देखो a टू द पावर n मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब बात आती है कि मैं r के लिए क्या करूँगा, तो देखोगे आप फर्स्ट सेकंड टर्म में तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, और अगर मैं थर्ड टर्म में लिखा होगा तो ar क्यूब आ जाता, तो प्लस 3 आ जा रहा है, मतलब एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है ना, एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, तो प्लस डॉट 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 डॉट। तो कोई कहेगा सर एक काम करो, यहाँ पे आप n टर्म तक लगा दो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे n नहीं होगा। अब कई लोग कहेंगे कैसे सर, कैसे नहीं होगा, तो ध्यान दो, यहाँ फर्स्ट टर्म में r नाम का कोई भी नामो निशान नहीं है, और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे n टर्म लग रहे हैं, तो यार यहाँ पे r है ही नहीं इसके पास, तो ये तो गायब कर दो एक टर्म ना, इसके पास जब r है ही नहीं तो इसके पास से गायब कर दो।
तब इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो फर्स्ट टर्म उसके पास आर जैसा कोई नाम निशान है ही नहीं, है क्या? नहीं ना। तो ठीक है, नहीं है तो आप n क्यों लिखोगे यहाँ? तो एक टर्म तो गायब कर दिया ना, तो डायरेक्टली n-1 लिख दो ना। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है सर, लिख दूंगा। तो क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपकी जानकारी में बता तो उसका समेशन कितना होगा, तो समेशन निकाल लो। कितने टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स हैं। तो ठीक है, n-1 अपॉन 2 इंटू में क्या लिखूंगा? 2a क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? n-1/2। तो ये देखो, ये आ रहा है समेशन यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या मैं इसके बजाय क्या मैं डायरेक्टली n इंटू n-1/2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? ऑलराइट, तो एक काम करो, लिख दो। तो a टू द पावर n है इंटू r टू द पावर n-1/2 होगा। क्लियर है क्या? इतनी बातें अगर क्लियर है तो एक काम करो, जल्दी से नोट करो। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे आई होप सो। अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, बट ये रेशियो को वैल्यू ध्यान रखो, b/a टू द पावर n-1। एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ, r इक्वल टू b/a टू द पावर 1/n+1, 1/n-1 है। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो अब एक काम करो, अब इसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा आपको पुट करने की। तो एक काम करो, इसे पुट करने की जरा कोशिश करो। तो कैसे करोगे आप? यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर n इंटू आर की वैल्यू क्या मैं ये लिख सकता हूँ? b/a टू द पावर 1/n-1। ऑलराइट, और यहाँ पे मुझे पता है ये तो बस r है ना, अभी तो तुमने केवल r की वैल्यू लिखी, और अभी ये पावर भी तो लगाओगे n इंटू n-1/2। तो ध्यान दो, जब ये पावर अंदर जाएगा ना तो ये n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर अभी क्या है? इधर अभी p है, इधर भी अभी क्या है? p है, और यहाँ पे भी क्या है? p तो है ना। तो ठीक है, ये तो ये कैंसिल हो गया। तो a इंटू n इंटू जब ये अंदर आएगा तो b/a टू दी पावर क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? उसकी वैल्यू कितनी है? p है। तो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके सामने आएगा a टू द पावर n इंटू a टू द पावर -n/2 इंटू b टू द पावर n/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? p। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से कुछ वैसा ही आपको मिल जाएगा, a टू द पावर n/2 इंटू b टू द पावर n/2 इज इक्वल्स टू p। तो अब एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे। बोथ साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल। ऑलराइट, तो आंसर क्या प्रूव नहीं हो गया क्या? a इंटू बी होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट? p स्क्वायर। और ध्यान से देखो, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया कहां से चले कहां पे खत्म कर दिया? ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, आज का सेशन यही पे एंड करते हैं, बस एक होमवर्क देते हैं, फिर ये सेशन यही पे एंड करते हैं। तो एक काम करो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया क्या नोट? ऑलराइट, तो अभी क्वेश्चन लो, फिर उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे फिर से। अब कल के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको और अच्छा क्वेश्चन कराने की, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कराने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है, नोट कर लो, बट फिर भी हाँ, क्वेश्चन इस तरीके का है। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपके सामने एक सीरीज दिया गया है 5 + 55 + 555 + 5555 प्लस डॉट 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 प्लस n। ध्यान से देख लो क्वेश्चन, दिमाग तो खराब करने वाला है, बट कोई बात नहीं, मैं इसका कल ट्रिक आपको बताऊंगा कि इसको करते कैसे। लेकिन आज के लिए यही पे रहने देते हैं, आप इसको थोड़ा ट्राई करना अपने मन से। ऑलराइट, तो चलते हैं, आज के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।